नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। तो जुड़ जाइए, फटाफट फिर शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और आज हम लोग बात करने वाले हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन के बारे में हम लोग बात करेंगे। और हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा पंचायती राज। तो पंचायती राज को हमने पढ़ना है और बहुत ही गहराई से पढ़ना है, बिल्कुल एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से पढ़ना है हमने। जुड़ जाइए फटाफट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी मेरे प्यारे दोस्तों को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम गवाए हुए। और आज का हमारा टॉपिक पहला शुरू कर रहे हैं हम इस क्लास में। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट राजस्थान की राज व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें जो है सभी बच्चों को ध्यान में रखना है कि इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। बिल्कुल भी कोई भी लापरवाही आपको नहीं करनी है इसमें किसी भी तरह की। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त आपके साथ कमेंट में मौजूद हूं, और किसी भी बच्चे की कोई भी क्वेरी होगी तो उसका जवाब मैं कमेंट में ही दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये क्लास जो है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई है, रिकॉर्ड की हुई क्लास चल रही है ये इस वक्त। लेकिन मैं आपके साथ में मौजूद हूँ, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं होगा कि मैं आपके साथ में मौजूद नहीं हूँ, ठीक है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो जुड़े रहिए मेरे साथ में। चलिए शुरू करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मैं आपको बीच में टाइम भी दूंगा आपको कि आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिए, और उसमें मैं आपका डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगा कमेंट के अंदर ही। तो कमेंट में मैं आपके साथ में मौजूद हूँ, और यहाँ क्लास में तो हूँ ही, तो हर जगह मैं आपके साथ में मौजूद हूँ, तो ऐसा नहीं सोचना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हाँ, सभी बच्चे लाइक ज़रूर कर देना, अभी लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना सभी बच्चे इसको। तो ये गरुड़द्वार यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं स्थानीय स्वशासन के बारे में। स्थानीय स्वशासन के अगर हम भारतीय इतिहास के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसको मैं थोड़ा आपको लेंस से दिखा देता हूं, जिससे आपको जो है सभी बच्चों को बहुत अच्छे से दिखाई दे जाएगा ये। तो लेंस से देख लेते हैं इसको, लेंस में थोड़ा आपको बड़ा दिख जाएगा ये। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लोकल सेल्फ जो गवर्नमेंट है। देखिए इसमें ऐसा है कि स्थानीय स्वशासन जो है ये कोई नई प्रणाली नहीं है, ना ही कोई नई संस्था है। ये भारतीयों का बहुत पुराने समय से चलती आ रही ये चीज़ें हैं। और गाँव में ये चीज़ें बहुत पुराने टाइम से, या जब भी कबीलों में लोग रहते थे, जनजाति क्षेत्रों में जो लोग रहते थे, या तो सभी जगह ये स्थानीय स्वशासन लोकल गवर्नमेंट के रूप में किसी न किसी प्रकार से अनऑफिशियल जो है भारत में हमेशा से ही चल रहा है। लेकिन वर्तमान में इसको क्या कर दिया है, थोड़ा सा संविधान के साथ में जोड़कर, थोड़ा कानूनी रूप देकर इसको एक ऑफिशियली तरीके से रन कर दिया गया है। क्योंकि जैसे जैसे दुनिया बदल रही है वैसे व्यवस्थाएं बदल रही है, तो हर चीज़ क्या है एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रही है। तो भारत में तो बहुत लंबे टाइम से स्थानीय स्वशासन जो है वो चलता आ रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सबसे पहले आपका आता है वैदिक काल। तो यहाँ आप देख रहे हो लिखा हुआ वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। वैदिक काल में गांव के मुखिया को ग्रामणी या ग्रामाधिपति कहते थे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी मेरे प्यारे हमदम को। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, ये क्लास जो है वो रिकॉर्ड की हुई है पहले, और आपके कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, तो उसका मैं कमेंट में मौजूद हूँ आपके साथ में जवाब देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रामणी का चुनाव ग्राम परिषद के द्वारा किया जाता था, और गांव में शासन से जुड़े रोजमर्रा के निर्णय ग्राम सभा में लिए जाते थे। तो यहाँ आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि गांव में शासन से जुड़े हुए ग्राम सभा में निर्णय लिए जाते थे। कहने का मतलब वैदिक काल से ही ये चीजें चली आ रही है भारत में। आप देख रहे हो वैदिक काल से ये चीजें क्या है कि चल रही है, उसी वैदिक काल से बिल्कुल वैसा ही होता था। आज भी क्या है, ग्राम सभा वैसे ही होती है। गांव से जुड़े हुए काम जो भी है उसके फैसला कौन ले रही है, ग्राम सभा ले रही है। भाई ग्राम सभा वर्तमान में क्या है, कानून निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। ग्राम सभा क्या है, वर्तमान में कानून निर्माण की सबसे छोटी इकाई है ग्राम सभा वर्तमान में। ये आरएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके कि भारत में कानून निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भारत में कानून निर्माण की सबसे छोटी इकाई जो है वो ग्राम सभा है। ये थोड़ा सा सेट नहीं बैठ रहा। उसके बाद में आगे बात करें हम बौद्ध काल में।
तो बौद्ध काल 563 ईसा पूर्व, बौद्ध काल में गांव के शासक को ग्राम योजक कहते थे और ग्राम योजक का चुनाव ग्रामवासी करते थे। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको परिचय बता रहा हूं, इसको रट्टा नहीं मारना है आपने। और मौर्य काल में ग्राम सभा के प्रमुख को ग्रामिक कहते थे। मौर्य काल में ग्राम सभा के प्रमुख को ग्रामिक कहा जाता था। मैं इसको जूम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने एक पिछली क्लास में, आपको याद हो तो मैंने जूम किया था, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था वो, तो इसलिए जूम नहीं कर रहा, मैं इसको डायरेक्ट आपको लेंस से ही दिखा रहा हूँ। उसके बाद में गुप्त काल में भी ये चीज़ें चलती थी और मुगल काल। अब मुगल काल से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपका जुड़ जाता है। मुगल काल में क्या होता है कि अभी जमींदारी प्रथा और नगरों के विकास पर अधिक ध्यान दिया गया। अब जमींदार जो है वो इसमें बढ़ने लग गए थे। इस टाइम में जमींदारों की संख्या ज़्यादा हो गई थी और मुगल काल में शासन व्यवस्था जो वो राजा महाराजाओं का एक रूप ले लिया था। तो इस टाइम जो है आप इसका पतन का काल बोल सकते हो। तो यहाँ एक थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है कि स्थानीय स्वशासन का जो सबसे ज़्यादा जो पतन देखने को मिलता है वो कहाँ देखने को मिलता है? स्थानीय स्वशासन का पतन। तो स्थानीय स्वशासन का जो पतन है वो देखने को मिलता है आपको किसमें? मुगल काल में दिखाई देता है सबसे ज्यादा। अब मुगल काल में दिखाई देता है। अब मुगलों के बाद में कौन आएंगे? अंग्रेज आएंगे। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो मुगल काल में पतन हुआ और मुगलों के बाद कौन आएंगे? अंग्रेज आएंगे, ब्रिटिश का शासन आएगा। ब्रिटिश शासन में बदहाल स्थिति में था, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन शुरुआत भी कहीं ना कहीं वहीं से ही होती है। जैसे ये कह रहा है कि 1862 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। लॉर्ड रिपन को आधुनिक स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये लॉर्ड रिपन है, इसको मैं आगे भी दिखाऊंगा आपको। ये जो दाढ़ी वाले बाबा हैं इनकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसकी हम आगे भी बात करेंगे। तो ये तो था हमारा परिचय एक प्रकार से पुराने टाइम का, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले घटनाक्रम की ओर, अगले मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले अब एक तो हो गया आपका नगरीय स्वशासन का पतन, और अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि भारत में जो आइडियल जो सिस्टम है, भारत में जो आइडियल जो सिस्टम माना जाता है वो चोल शासन जो व्यवस्था थी उसमें माना जाता है। जो आइडियल, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि स्थानीय स्वशासन की वर्तमान के हिसाब से आइडियल आदर्श व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन की आदर्श जो व्यवस्था है वो किसको माना जाता है? स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन की आदर्श व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन की आदर्श व्यवस्था अगर पूछा जाए तो आपको जवाब देना है कौन सा? चोल कालीन जो सभ्यता है वहां से, आइडियल आदर्श व्यवस्था चोल काल से। तो ये यहां पर थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट होता है। अब असल में चोल काल में क्या होता था? चोल काल में क्या होता था कि गांव में सभाएं होती थी। ये जो चोल काल है, इस टाइम में जो चोल वंश जो शासकों का समय जो था, इसमें गांव में क्या होती थी? सभाएं होती थी। ये सारी जानकारी कहाँ से मिलती है? ये जो स्थानीय स्वशासन की जो जानकारी है वो चोल अभिलेखों से प्राप्त होती है। तो ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्थानीय स्वशासन की जानकारी जो है वो कहाँ से मिलती है? स्थानीय स्वशासन की जानकारी चोल अभिलेखों से प्राप्त होती है, चोल अभिलेखों से प्राप्त होती है, चोल अभिलेखों से। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा हम अभी क्या है बेसिक कर रहे हैं, अभी मेन टॉपिक पे नहीं आए हैं, मतलब अभी टॉपिक का थोड़ा नींव कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, समझ रहे हो सब लोग? तो अभी नींव चल रही है और नींव के बाद में जो है हम मेन टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, और इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही था। ये चोल काल का जो स्थानीय स्वशासन है, इसमें क्या होता था? समितियां भी बनी होती थी। जैसे वर्तमान में क्या बनी होती है? समितियां बनी होती है। तो यहाँ भी समितियों का गठन होता था, समितियां होती थी। ठीक है, समितियां होती थी। तो ये बिल्कुल सिस्टम कुछ ऐसा दिखाई देता था जैसे वर्तमान में हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, समितियां होती थी। क्लियर होगी बात?
स्थानीय स्वशासन की। उसके बाद में अब इसको आदर्श इसलिए बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और निर्वाचन के लिए कहते हैं कि गांव को 30 भागों में बांट देते थे। अब वर्तमान में क्या होता है, वर्तमान में थोड़ा वैसे होता है, भी एक सरपंच हो गया, बाकी पंच हो गए। तो ये चोल कालीन जो सभ्यता थी, इसमें गांव को जो 30 भागों में बांटा जाता था। तो ये भी मैं लिख देता हूं यहां पे। हालांकि ये एग्जाम में रेयर है, नहीं पूछेगा कि गांव को कितने भागों में बांटा जाता था। तो ये आपके नॉलेज के लिए है, ताकि आपको याद रहे। जब मैं इतनी बातें आपको बताऊंगा ना, तो फिर आपको याद रहेगी ये सारी की सारी जो चीजें हैं आपको ध्यान में रहेगी सारी बातें, कि भाई चोल कालीन सभ्यता में सर ने इतनी सारी बातें बताई थी। तो ये आइडियल सिस्टम क्यों था, ठीक है। गांव को 30 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता था। गांव को 30 गांवों को नहीं, गांव को 30 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता था। निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता था, क्षेत्रों में बांटा जाता था। हाँ भाई, सभी को गुड इवनिंग, जो भी नए बच्चे आए हैं क्लास में। और मैं इस वक्त आपके साथ कमेंट में मौजूद हूँ, ठीक है। और तो यहाँ किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी, और किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मैं कमेंट में जवाब दे दूंगा। अगर कोई भी बच्चा कुछ भी पूछेगा तो कमेंट में मैं आपके साथ में मौजूद हूँ। इस बार मैं आपके साथ 2 जगह मौजूद हूँ, सामने तो हूँ ही, और कमेंट में भी मैं आपके आज जवाब दे रहा हूँ। तो आज जो है डबल रोल चल रहा है, ये समझ लो आप, ठीक है। तो आज जो है ज़्यादा अच्छी होने वाली क्लास लाइव जो होती है उससे भी और ज़्यादा अच्छी होने वाली है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, एक चीज़ और थी इसमें बता देता हूँ। चोल में जो ग्राम सभा होती थी ना, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते थे। ग्राम सभा जो है वो गांव से रिलेटेड होती थी। ये चोल कालीन जो सभ्यता है, इसमें जो ग्राम सभा है, इसका अर्थ गांव से ही होता था। इस टाइम में जो भी ग्राम सभा थी, ग्राम सभा का जो मुख्य जो लक्ष्य जो था वो गांव ही होता था, ठीक है। इसको शासन व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं था, लक्ष्य गांव ही होते थे, ठीक है। लक्ष्य गांव ही होते थे। तो ये हो गया आपका क्लियर। यहां से हमने पढ़ लिया इसके बारे में। अब हम थोड़ा सा चलते हैं नेक्स्ट अगले मुद्दे पे। अब देखिए भारत में, अच्छा एक ये और बता देता हूं भी, विश्व में पंचायती राज के अगर समर्थक की अगर मैं बात करूं कि विश्व में पंचायती राज का समर्थक कौन है, तो उसमें यहां पर नाम आता है सबसे पहले विश्व में पंचायती राज के समर्थक में। ये लिख लो भी, ये यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, अब ये लिख लेना, ठीक है। चोल सभ्यता होगी। विश्व में पंचायती राज के समर्थक में एक तो है माओ और एक है गांधी जी, ठीक है। विश्व में पंचायती राज का समर्थक, नोट कर लेना इसको, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन में से उठाया मैंने, ठीक है। विश्व में पंचायती, अभी बता दूंगा माओ कौन है। विश्व में पंचायती राज के समर्थक माओ तथा गांधी जी, ठीक है। प्रबल समर्थक कह सकते हो आप इनको, माओ तथा गांधी जी। माओ जो है वो चाइना का एक शासक रहा है, ठीक है, कम्युनिस्ट। माओ तथा गांधी जी, माओ व गांधी जी। तो ये हो गए माओ और गांधी जी, लिख लेना अगर ये मेरे नाम के पीछे छुप गया हो तो। माओ व गांधी जी ये पंचायती राज के प्रबल समर्थक रहे, माओ और गांधी जी। माओ कम्युनिस्ट नेता है, चाइना में बहुत लंबे टाइम तक शासन किया इस व्यक्ति ने, बहुत लंबे टाइम तक शासन किया। एक प्रकार से पूरा कम्युनिस्ट रूप देने में इसी व्यक्ति का हाथ था, पूरे तरीके से चाइना को बहुत आगे लेकर जाने में माओ। तो उसके बाद में एक आता है कि कौन से इतिहासकार ने पंचायती राज को गणराज्य कहा, तो ये है अल्टेकर। अल्टेकर का नाम सबसे पहले आता है कि अल्टेकर ने, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन अभी इनको नोट कर लेना है, ठीक है ना। अल्टेकर जो है, हाँ मैं सभी के जो है कमेंट देख रहा हूं, मैं कमेंट सेक्शन में मौजूद हूं आपके साथ में। अल्टेकर ने हाँ अल्टेकर ने पंचायती राज को गणराज्य कहा। अल्टेकर ने पंचायती राज को क्या कहा, गणराज्य कहा। पंचायती राज को गणराज्य कहा। गणराज्य क्यों कहा भाई, गणराज्य कहने का रीजन है भाई, ये गणराज्य ही तो है एक प्रकार से भाई, पूरा का पूरा एक प्रकार से जनता का शासन होता है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं हम लोग, अब आते हैं हम अंग्रेजों के समय में, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अंग्रेजों के समय में आएंगे, फिर भारत शासन अधिनियम पे आएंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि
जो भारत शासन अधिनियम है उसके बाद में क्या हुआ, जब संविधान बना उस टाइम क्या किया गया, फिर जब संविधान लागू हो गया उसके बाद में कौन कौन सी समितियां बनी, फिर हम राजस्थान पे आएंगे। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को बहुत मैं बारीकी से कर रहा हूं, ठीक है। तो ये समझ लो कि यहाँ पे ये मोती चुगने वाले काम है इस क्लास में, जितने चुग सकते हो आप चुग लो। तो अब आते हैं नेक्स्ट। अब आता है कि फर्स्ट म्युनिसिपैलिटी इन इंडिया एंड लॉर्ड मेयो टेन्योर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में पहली म्युनिसिपैलिटी, तो सबसे पहला कौन सा नगर निगम बना था, मद्रास नगर निगम, ठीक है। लॉर्ड मेयो के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लिख लो यहां पर कि भारत में 1687 में तैयार रूपरेखा के आधार पर मद्रास नगर निगम की स्थापना होती है, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं सर्वप्रथम, हाँ सबको समझ तो आ रहा ना, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं हो रहा ना भी, ठीक है। तो सर्वप्रथम मैं बीच में चेक कर रहा हूं कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा ना कोई सर्वर में, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कमेंट सेक्शन में हूं आपके साथ में। तो सर्वप्रथम इसकी स्थापना होती है मद्रास नगर निगम। तो ये मैं रेड से लिख देता हूं इसको, सर्वप्रथम मद्रास नगर निगम, मद्रास नगर निगम, सर्वप्रथम मद्रास नगर निगम की स्थापना, नगर निगम की स्थापना, इसकी स्थापना कब होती है, मद्रास नगर निगम की स्थापना होती है आपकी यहां पर 29 सितंबर 1688 को, 29 सितंबर 29 सितंबर 1688 को हुई, ठीक है। 1688 को हुई, हो गई, क्लियर हो गया सबको, यहां तक हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पे। तो एक एक चीज को मैं बारीकी से लिख रहा हूं आपके सामने, ठीक है ना। एक एक बात जो है बहुत, हम छोड़ना नहीं है कुछ भी, हमने कोई भी चीज को हमने छोड़ना नहीं है, सब बारीकी से पढ़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या होता है, फिर काफी लंबे टाइम बाद में क्या होता है कि 1726 में कलकत्ता तथा बंबई नगर निगम की स्थापना होती है, 1726 में, ठीक है। अब 1726 में होती है और उसके बाद में हम लॉर्ड मेयो की बात करेंगे। तो लिख रहा हूं मैं भारत में 1726 में कलकत्ता, 1726 में कलकत्ता तथा बंबई नगर निगम स्थापित हुआ, ठीक है। बंबई नगर निगम स्थापना, बंबई नगर निगम, रुको भी एक मिनट रुको, मेरे को निगम लिखने दो, मैं पहले लिख दिया निगम स्थापना, ठीक है, समझ गए, स्थापना लिख दिया मैंने छोटा सा। उसके बाद में अब यहां पर एक चीज को ध्यान देना है, कुल मिलाकर बात यह कि अब 1870 में जाकर क्या होगा, मेयो का प्रस्ताव आएगा। अब ये लॉर्ड मेयो जो है ये भारत में क्या रहा है, गवर्नर जनरल, और इसका कार्यकाल रहा है 1869 से लेकर 1872 तक। लिख रहा हूं मैं यहां पे 1869 से लेकर 1872 तक इस व्यक्ति का कार्यकाल रहा भारत में, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करो, यहां पे इस टाइम क्या हुई थी, 1857 की क्रांति हो चुकी है। क्या हो चुकी है, 1857 की क्रांति हो चुकी है। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उस क्रांति का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो ये आता है कि मेयो रिजोल्यूशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहां मैं लिख रहा हूं मेयो रिजोल्यूशन, मेयो का जो प्रस्ताव है इससे जो है कुछ बहुत फर्क पड़ा। मेयो रिजोल्यूशन क्या है, मेयो रिजोल्यूशन हिंदी में लिख देता हूं भी, मेयो रिजोल्यूशन ने असल में क्या किया कि इसने शक्तियों और रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी में वृद्धि कर दी। मतलब स्थानीय संस्थाओं में पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी में इसने क्या किया, वृद्धि की। स्थानीय संस्थाओं में किसको बढ़ाया, स्थानीय संस्थाओं में बढ़ाया इसने शक्ति तथा उत्तरदायित्व में वृद्धि, शक्ति तथा
उत्तरदायित्व, शक्ति तथा उत्तरदायित्व में वृद्धि की। अब यहां पर एक चीज क्लियर कर दूं मैं आपको कि ये बार बार बंबई, कलकत्ता, मद्रास का नाम क्यों आता है, ठीक है, उत्तरदायित्व में वृद्धि। भाई इनका नाम इसलिए आता है क्योंकि ये जगह अंग्रेजों के लिए क्या थी, फेवरेबल थी, सीधी सी बात ये। मद्रास का नाम आता है, बंबई का नाम आता है, कलकत्ता का नाम आता है, तीनों का नाम सबसे पहले आता है। जब हाई कोर्ट की स्थापना की बात होती है तो पहले नाम आता है इनका, ठीक है। फैक्ट्रियों की स्थापना की बात होती है तो पहले नाम आता है। तो यहां पर ये जगह क्या है, फेवरेबल और नर्चरिंग थी अंग्रेजों के लिए, तो अंग्रेजों को व्यापार करने में आसानी होती थी। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले, अंग्रेजों की ये नहीं है कि भाई कहीं भी बसना शुरू कर दिया, व्यापार करना शुरू कर दिया, वो जहां भी बसते वहां की व्यवस्था में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और उस व्यवस्था को अपने हिसाब से बदलना शुरू कर दिया, ताकि जिस जगह उन्होंने अपने व्यापार की व्यवस्था को जमाया है उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो जाए किसी तरीके की। मतलब व्यापारी थे बहुत जबरदस्त, एक प्रकार से आप ये कह सकते हो। तो यहां पर 1870 में जो है ना बहुत बड़ा इसमें परिवर्तन आता है, ठीक है। ये जो मेयो रेजोल्यूशन है इसमें एक निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। तो ये भी मैं लिख देता हूं यहां पर, मेयो रेजोल्यूशन में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। इसमें किसका, इसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों, इसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा, निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया, की अवधारणा प्रस्तुत, ठीक है, क्लियर होगी बात, अवधारणा प्रस्तुत की गई। तो मेयो रेजोल्यूशन को भूलना नहीं है किसी बच्चे ने, लेकिन ध्यान रखना लॉर्ड मेयो को नहीं बोला जाता स्थानीय स्वशासन का जनक। ये असल में ये चीजें इसलिए हो रही थी, ये दबाव में हो रही थी सारी की सारी चीजें। ये जो भी घटनाक्रम हो रहा था 1857 की क्रांति के दबाव की वजह से हो रहा था। रियल में अंग्रेज कोई पावर थोड़ा ही ना देना चाहते थे भारतीयों को, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करते हैं हम लॉर्ड रिपन के बारे में। अब लॉर्ड रिपन का जो टाइम है ना, वो टाइम माना जाएगा अच्छा, जो अच्छा वक्त माना जाता है वो ये वाला। नोट हो गया सबका, आगे बढ़ रहा हूं भी, ठीक है, सबका नोट हो गया। मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूं। हो गया नोट, इतना तो था ही नहीं, थोड़ा सा ही था, हो गया, ठीक है भाई, ओके। तो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट, अगले पेज पे। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले हम इसके कार्यकाल के बारे में देखते हैं। लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है वो देखिए, कार्यकाल में डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है, इसको वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। 1880 से 1884, 1880 से 1884, ठीक है, क्लियर हो गया। अब लॉर्ड रिपन को बोला जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। क्या बोला जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक इन्हें ही कहा जाता है, ठीक है, इन्हें ही कहा जाता है। क्लियर होगी बात, समझ में आई। सबसे पहले स्थानीय स्वशासन का जनक इनको ही बोलते हैं। अब इनको जनक बोलते हैं और इनको एक चीज और बोलते हैं, इनको बोलते हैं पंचायती राज के मैग्ना कार्टा का जनक। क्या बोलते हैं, पंचायती राज के मैग्ना कार्टा का जनक भी इनको बोला जाता है। तो ये भी मैं लिख रहा हूं यहां पर, पंचायत, ये शब्दावलियां हैं खाली, ये शब्दों का फर्क है और कुछ भी नहीं है। पंचायती राज के मैग्ना कार्टा, तो मैग्ना कार्टा मैं रेड से लिख देता हूं, पंचायती राज के मैग्ना कार्टा का जनक, पंचायती राज के मैग्ना कार्टा का जनक कहा जाता है। जनक भी कहा जाता है, ठीक है, जनक भी कहा जाता है। क्लियर होगी बात। अब इसका रीजन क्या है, देखिए इसका रीजन है, एक बहुत बड़ी बात बताऊं मैं आपको कि इन्होंने एक शब्द कहे थे, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। लॉर्ड रिपन ने क्या कहा था,
लॉर्ड रिपन ने देखो असल में तो इसने भारतीयों को अधिकार दिए थे। इसको स्थानीय स्वशासन का जनक बोलने का एक सबसे बड़ा जो रीजन है वो इस बात का है कि इस व्यक्ति ने क्या है, अधिकार दिए थे भारतीयों को। जब भारतीयों को अधिकार दिए, जिला बोर्ड का गठन हुआ, ठीक है, जिसको तहसील या तालुका बोर्ड बोलते थे, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिला बोर्ड और स्थानीय बोर्ड को क्या बोलते थे, तहसील या तालुका बोर्ड बोलते थे। इनकी स्थापना हुई और एक प्रकार से इनमें जो है जनता द्वारा चुनाव का प्रावधान किया गया। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो अधिकार दिए थे वो जनता को अधिकार दिए थे, इसलिए इस व्यक्ति को बोला जाता है। हालांकि आप देख रहे हो कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं तो पहले ही आ गई है, कलकत्ता, बंबई, मद्रास में आ गई पहले, लेकिन यहां पर जो है इस व्यक्ति का सबसे बड़ा रोल यहां पर आपको मिलता है। किसका? तो 1880 का जो टाइम है वो यहां पर लॉर्ड रिपन का, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, मैं पढ़ के सुनाता हूं। इन्होंने कहा कि मैं जो चाहता हूं वह समुदाय में सबसे अच्छे, बुद्धिमान और प्रभावशाली पुरुषों का कर्मिक प्रशिक्षण है, अपने स्थानीय मामलों के प्रबंधन में रुचि और सक्रिय भाग लेने के लिए, ठीक है। कुल मिलाकर यह व्यक्ति जोर दे रहा है किस पर? प्रशासन के विकेंद्रीकरण और सुधार पे, ठीक है। मतलब इस व्यक्ति ने क्या कहा, इस व्यक्ति ने जोर दिया प्रशासन के विकेंद्रीकरण व सुधार पर जोर। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? देखो, प्रशासन के विकेंद्रीकरण व सुधार पर जोर। जब समाज में जब पावर निचले तबके को मिलती है ना, तब तो होता है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, ठीक है। विकेंद्रीकरण व सुधार प्रस्तुत किए, विकेंद्रीकरण व सुधार प्रस्तुत किए। मतलब जब निचले तबके को पावर मिलती है तो विकेंद्रीकरण होता है, और जब ऊपर वाले तबके को पावर मिलती है तब क्या होता है? केंद्रीकरण होता है। जैसे हिटलर के टाइम पावर का क्या हो गया? केंद्रीकरण हो गया, ठीक है। ध्रुव राष्ट्र क्यों बोलते हैं? ध्रुव का मतलब हो गया कि धुरा जो होता है, मेन जो मुख्य बीच का जो पॉइंट होता है किसी भी टायर का, वो धुरा बोलते हैं हम उसको। तो ध्रुव शक्ति उनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सारी पावर को सेंट्रलाइज कर लेना चाहते थे, मतलब सब कुछ अपने पास ले लेना चाहते थे। तो केंद्रीकरण, जब पावर ऊपर वाले तबके को मिले और जब समाज में सब लोगों को पावर लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं? विकेंद्रीकरण बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो है और भी इन्होंने सुधार किए। सुधार में क्या क्या किए कि जैसे मान ले सड़कों की मरम्मत करना, स्वच्छता, निर्माण, घाट वगैरह बनाना और एजुकेशन सिस्टम, ये सारे काम लॉर्ड रिपन के टाइम में होते हैं, ठीक है। अब ये हालांकि ये सारा का सारा जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, लेकिन फिर भी जो है भारतीयों को इसमें क्या मिलते हैं? अधिकार मिलते हैं। तो यहां आपने लिखना है, अगला जो पॉइंट आपका बनता है तालुका बोर्ड वाला लिखना है, वो आपको लिखना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिला बोर्ड, ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीण, अब गांव ही ज्यादा होते थे, शहर तो होते ही नहीं थे उस टाइम, ठीक है। ग्रामीण भाई उसको गांव ही तो होंगे, शहर तो बाद में बना है। भारत में शहर कहां थे? भारत तो पूरा गांव था। 1950 के टाइम की बात करें तब भी जो भारत, आधे से ज्यादा भारत जो है गांव था। शहरीकरण तो ये 60-70 सालों में हुआ, उस टाइम कोई ट्रैफिक थोड़ी ना होता था। आप जयपुर का ही देख लो, जयपुर का ही उस टाइम की फोटोज देख लो, गूगल पे सर्च कर करके आप देखोगे कि 50 साल पहले जयपुर में भी बैलगाड़ी चलती थी और बिल्कुल कच्ची सड़कें, ऐसा होता था। तो ये सब चीज़ें उस टाइम होती थी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जिला बोर्डों और स्थानीय बोर्डों को, जिला बोर्ड व स्थानीय बोर्ड को किस नाम से पुकारा गया? तहसील व तालुका बोर्ड। आज भी कई जगह तालुका बोलते हैं, ये तालुका नाम वहीं से आया हुआ है, ठीक है। स्थानीय बोर्ड को तहसील या तालुका बोर्ड कहा जाता था, तहसील या तालुका बोर्ड कहा जाता था, ठीक है। तो ये हो गया यहां पर इसके बारे में बात। अब इन्होंने कुल मिलाकर जिम्मेदारियां दी और निर्वाचित, आंशिक रूप से निर्वाचित लोगों को यहां पर इन्होंने एंट्री दी, ठीक है, आंशिक रूप से निर्वाचित। तो यहां पर जो है भारतीयों को अधिकार दिए गए इनके समय में, ठीक है। तो ये लिख देता हूं मैं, इनके समय में निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था की गई। इनके समय में
भारतीयों को अधिकार मिले, भारतीयों को अधिकार मिले। मतलब मैग्ना कार्टा जो है ना, मैग्ना कार्टा का मतलब यही होता है, भारतीयों को अधिकार मिले, ठीक है, मिले तथा आंशिक निर्वाचित सदस्यों का प्रावधान किया गया। आंशिक का मतलब कुछ लोग जो है निर्वाचन के आधार पर, आंशिक निर्वाचित सदस्यों का प्रावधान किया गया। तो ये था, इनमें निर्वाचित भी होते थे, मनोनीत भी होते थे, दोनों ही टाइप के थे, ठीक है, लेकिन भारतीयों को अधिकार जो है निर्वाचन के थ्रू यहां पे मिलते हैं। तो ये बोल दिया हमने लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक। ऐसे ही नहीं बोलते, इनका रोल है भी बहुत बड़ा, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका इसके बारे में ढांचा, जिसके बारे में हम लोग यहां बात कर रहे थे, किसके बारे में, लॉर्ड रिपन के बारे में और पुराना जो समय था। अब हम जो नया बात, हाँ किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में दे देना भाई, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैं मौजूद हूँ आपके साथ में। किसी भी बच्चे के मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो डाल देना, और पीडीएफ मिल जाएगी बिल्कुल, ये की यही पीडीएफ मिलेगी आपको, ये जो मैं लिख रहा हूँ वो का वही मिलेगा आपको, ठीक है। तो किसी का कोई भी डाउट हो तो मुझे दे देना, भेज देना, और अभी मैं कमेंट सेक्शन में आपके साथ में ही मौजूद हूँ। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगला जो पॉइंट है बात करने के लिए हमारा, वो है भारत शासन अधिनियम से जुड़ा हुआ, ठीक है। मतलब यहां हम बात करेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन, हाँ किसी का रह गया क्या भाई, एक मिनट रुको भी, किसी का रह गया है तो इसको नोट कर लो फटाफट, हो गया होगा। मैग्ना कार्टा बता देता हूं दोबारा, किसी बच्चे के मन में डाउट हो तो मैग्ना कार्टा का मतलब है अधिकार। जब भी विश्व में किसी भी चीज का अधिकार दिया जाता है तो उसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि अमेरिका का मैग्ना कार्टा किसको बोलते हो, तो आप क्या कह दोगे कि भाई अमेरिका के जो मौलिक अधिकार है उसको अमेरिका का मैग्ना कार्टा बोल दो, ठीक है। भारतीयों का मैग्ना कार्टा क्या है, भारतीयों के फंडामेंटल राइट है। तो जब भी अधिकार देने की बात होती है तो मैग्ना कार्टा शब्द को ही काम में लिया जाता है, और ये ब्रिटिश से आया हुआ शब्द है। अब बात करते हैं हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब भारत शासन अधिनियम के अंदर कहां कहां बात होती है इसकी, ये हमने करना है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम में पंचायती राज, भारत शासन अधिनियम में पंचायती राज। तो देखिए चलिए करते हैं बात भारत शासन अधिनियम में पंचायती राज। और अगर किसी बच्चे ने मेरे से प्लस पे पढ़ा है ना तो उसको ये बात जरूर याद होगी कि मैंने भारत शासन अधिनियम 1919 में बताया था। तो सबसे पहले मैं आपको बात यहां पर, सबसे पहला जो पॉइंट है, आफ्टर इंडिपेंडेंस भी लिखेंगे तो सबसे पहला जो आता है आपका भारत शासन अधिनियम 1919। भारत, बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में लिखूंगा भाई भारत, क्योंकि नोट्स आप ही को देने बाद में। भारत शासन अधिनियम, अब देखो एक एक चीज मुझे लिख लिख के जो है पूरा सोचो, पूरा सिलेबस पूरा होगा तो मैं सारी चीजें अपने हाथों से लिख चुका होऊंगा, मतलब पूरे नोट्स में मेरे हाथों से लिख लिख के दे रहा हूं आपको। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंदर मैंने बताया था, अब कोई प्लस में नहीं है तो कोई बात नहीं बचा। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंदर मैंने कहा था कि इसको रखा गया हस्तांतरित विषयों की सूची में, आरक्षित विषयों में नहीं रखा गया था। मैंने आपको बताया, दो विषय बताए थे, प्रांतों में द्वैध शासन आया था ना भारत शासन अधिनियम 1919 में, तो प्रांतों में जो द्वैध शासन आया था उसके अंदर इसमें यही था। प्रांतों में द्वैध शासन में क्या था कि एक तो आरक्षित विषय थे और एक हस्तांतरित विषय थे। मैंने कहा था आरक्षित विषय प्रांतों में किसके अधीन होते थे, गवर्नर के, क्योंकि प्रांतों में कौन होता था, गवर्नर होता था, तो ठीक है। और जो हस्तांतरित विषय उस पर अधिकार विधायिका का होता, ठीक है, मतलब वो कुल मिलाकर विषय भारतीयों के हाथ में थे। तो इसमें पंचायती राज को, इस व्यवस्था को किसमें रखा गया, इसमें कुछ नगर पालिका की शक्तियां तैयार की थी। तो मैं यहां लिख देता हूं, मैं स्थानीय स्वशासन को, हाँ स्थानीय स्वशासन को किसमें रखा गया, स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषयों की सूची में रखा गया। स्थानीय स्वशासन को
यहाँ दूसरी जगह लिख रहा हूं, भी नई जगह रेड से लिख रहा हूं, हस्तांतरित। हस्तांतरित, हस्तांतरित का मतलब क्या है? हस्तांतरित, देखो दो प्रकार के विषय होते हैं। द्वैध शासन का मतलब हस्तांतरित विषयों में रखा गया, ठीक है। क्लियर होगी बात? देखो आरक्षित का मतलब क्या होता है? रिजर्व। जो सीटें रिजर्व होती है वो किसी को नहीं मिलती ना। रिजर्व है, आपने ट्रेन में रिजर्वेशन कराया, आपका रिजर्वेशन हो गया, आपकी सीट रिजर्व होगी। आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित का मतलब इंटरफेयर वाले, रिजर्व कैटेगरी वाले जहां कोई इंटरफेयर नहीं। वो किसके दिन आते थे? गवर्नर। प्रांतों में कौन होता था? गवर्नर। सेंटर में कौन होता था? वायसराय। तो गवर्नर के पास होते थे आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय विधायिका, जो विधानसभा में उस टाइम जो चुनाव होते थे, राज्यों में जो चुनाव होते थे और उनमें जो जनता के जो कैंडिडेट चुने होते थे वो लोग, मतलब भारतीयों के पास जो अधिकार होते थे। तो मामूली अधिकार तो अंग्रेज किसको दे के रखते थे? भारतीयों को। और जो बड़े बड़े विषय हैं, कानून व्यवस्था हो गई पूरी की पूरी, राजस्व वाला पूरा मामला है, फाइनेंस वाला पूरा मामला है, सारा का सारा किसने रख लिया? अपने पास रख लिया अंग्रेजों ने। भारतीयों को दे दिया क्या? शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला कि आप इसको संभालो, स्थानीय स्वशासन को आप संभालो। तो ये छोटे छोटे मामले भारतीयों के पास में होते थे, बाकी सारे विषय अंग्रेज अपने पास रखते थे। दूसरा आता है भारतीय शासन अधिनियम 1935। इसमें भी क्या किया गया था? नगर पालिका को विशिष्ट शक्तियां दी गई थी, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 में नगर पालिका को विशिष्ट शक्तियां दी गई, क्योंकि यहां तो भारत को संघ बनाना चाह रहे थे अंग्रेज। नगर पालिका को प्रांतीय सरकारों में, ध्यान रखना, नगर पालिकाओं को प्रांतों में, क्योंकि अंग्रेज क्या बनाना चाह रहे हैं? भारत एक संघ होगा। अंग्रेजों ने क्या कहा भारत शासन अधिनियम 1935 में? भारत एक संघ, भारत को संघीय व्यवस्था बनाएंगे, फेडरल सिस्टम बनाएंगे, इसलिए तो फेडरल कोर्ट बनाई उन्होंने, ठीक है। तो नगर पालिकाओं को प्रांतों में विशिष्ट शक्तियां दी गई, विशिष्ट शक्तियां दी गई। भाई आप जो है प्रांतों को अपने तरीके से चलाओ, प्रांतों में जो भी व्यवस्था है उसको अपने हिसाब से चलाओ। विशिष्ट शक्तियां दी गई, विशिष्ट शक्तियां दी गई। क्लियर होगी बात? उसके बाद में और किसने कहा? गांधी जी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी ने इसका उल्लेख कहां पे किया है? तो गांधी जी ने एक तो अपनी रचना सर्वोदय व ग्राम स्वराज, सर्वोदय व ग्राम स्वराज में पंचायती राज की अवधारणा को मजबूती प्रदान की। तो यह ध्यान रखना भी, गांधी जी ने सर्वोदय व ग्राम स्वराज, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मौजूद हूं भैया आपके, ऐसा मत समझना कि सर जो है मशीन की तरह बोल रहे हैं। मैं मशीन की तरह बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, मैं आपके साथ में हूं, ठीक है। ग्राम स्वराज, हाँ बिल्कुल, इनका कमेंट बिल्कुल सही आया है। मुझे सब घर बैठे ही पता लग रहा है कि किसका कमेंट क्या आ रहा है। तो सर्वोदय व ग्राम स्वराज में पंचायती राज का समर्थन किया, या गांधी जी का ज्यादा था भी समर्थन किया। और आफ्टर इंडिपेंडेंस, अच्छा एक और बता देता हूं आपको, मैं एक बात और बता देता हूं भी आपको, एक बात और भूल गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है कहीं ना कहीं इस चीज के समर्थन में नहीं थे, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो डायरेक्ट इसके समर्थक में नहीं थे, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस बात को लेकर थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहले शिक्षा तथा बाद में पंचायतों की शक्तियां देने की वकालत की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांव में
पहले शिक्षा बाद में पंचायती राज की वकालत की। पहले शिक्षा बाद में पंचायती राज, बाद में पंचायती राज की, मतलब डायरेक्ट पंचायती राज के समर्थक नहीं थे वो, पंचायती राज की वकालत की। मतलब ऐसा मामला था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देखो बहुत समझदार थे और बहुत ही इंटेलिजेंट, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, ऐसे लोग धरती पे ही बहुत कम पैदा होते हैं। उनके पास इतनी योग्यताएं थी और उस टाइम में वो इतने महान थे और वाकई में बहुत महान इंसान थे वो। अब पता नहीं लोग कैसे उनकी मूर्ति को तोड़ देते हैं, शर्म की बात है बहुत ज़्यादा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ देते हैं लोग, ठीक है। उनको समझने के लिए उनके जितना दिमाग चाहिए उतना नहीं तो कम से कम उनका आधा या 1/4 तो चाहिए। शायद वो लोगों के पास वो भी नहीं होता होगा, तभी मूर्तियां तोड़ देते हैं उनकी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले शिक्षा का समर्थन करते थे और बाद में कहते थे कि राजनीति जो है उसमें एंट्री दी जाए, वकालत की। तो यहां पर उनका कहना क्या था, उनके कुछ कठोर शब्द थे, मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि ज्ञान जो है वो जातीयता, संकीर्णता, स्थानीयता के अड्डे हैं। ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। उन्होंने कहा कि गांव में जातिगत भेदभाव बहुत ज्यादा है, ठीक है, और जब तक हम लोग इसको खत्म नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को राजनीतिक अधिकार नहीं दे सकते। मैं तब तक बोल रहा हूं, तब तक नोट कर लो आप, क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में हमने भेजा ना तो उनको पता ही नहीं है कि असल में करना क्या है उनको। और ये बात भी उनकी सही है कि अगर राजनीति में शिक्षित लोग नहीं आएंगे, मतलब अगर कोई एक एमएलए, मान लो कोई एमएलए है या कोई मंत्री बन गया, कोई व्यक्ति गृह मंत्री बन गया, ठीक है, और उसने कभी जीवन में पढ़ाई नहीं की और बिल्कुल अंगूठा छाप है, ठीक है, कभी स्कूल के आगे से भी नहीं निकला वो व्यक्ति, और उस व्यक्ति अगर मंत्री बन सकता है, क्योंकि भाई हालांकि कोई बना नहीं है अनपढ़ व्यक्ति मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि बन सकता है, क्योंकि योग्यता नहीं है ना कोई, भाई चुनाव लड़ने की देर है, जीत के तो बन सकता है कोई भी व्यक्ति, क्योंकि योग्यता नहीं है मंत्री बनने के लिए। कोई मंत्री बनने के लिए योग्यता सांसद होना है, सांसद भी नहीं हो तो भी 6 महीने के लिए तो बन ही सकते हो। तो उस व्यक्ति को अगर आईपीएस हो तो वो वर्दी में क्या करते हैं, सैल्यूट करते हैं उनको। तो वहां पर जो व्यक्ति आईपीएस है वो व्यक्ति किससे, कौन सी जगह से आ रहा है, वो यूपीएससी से सिलेक्ट होकर आ रहा है, उसने अपनी पढ़ाई की है, अपने जीवन में सब कुछ किया है, सब कुछ हर चीज़ का नॉलेज लिया है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा है उस व्यक्ति ने। सब कुछ पढ़ने के बाद में आकर वो व्यक्ति सिस्टम में फिट हुआ है, और एक व्यक्ति बाहर से जो है जल्दी जल्दी चल के आ गया और वो व्यक्ति उससे भी आगे आकर लाइन में खड़ा हो गया। तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना यह था कि पढ़े लिखे लोगों की जो है एंट्री होनी चाहिए, और ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं, प्लेटो ने भी बोल दी थी। और प्लेटो ने ये बात कम से कम आज से 2000 साल पहले ही बोल दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारी अगर एक चप्पल भी खराब हो जाए तो हम एक अच्छे मोची के पास में जाते हैं। अगर हमारा चप्पल या जूता खराब हो जाए, फट जाए, कुछ और हो जाए और हमें उसको रिपेयर करवाना हो तो हम भी कोई घटिया मोची के पास नहीं जाते। हम एक अच्छा जो मोची है, जो काम में पारंगत है, जिसको हम अच्छा बोलते हैं काम के हिसाब से, ठीक है, घटिया नहीं होता कोई भी, उसके हिसाब से जो है हम उसके पास जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब शासन व्यवस्था की बात आती है तो हम ऐसे ही किसी को सौंप देते हैं, जबकि वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये कहना था कि जब तक योग्यता या शिक्षा का क्राइटेरिया नहीं किया जाएगा तब तक जो है हम व्यवस्था में क्या नहीं कर सकते, बदलाव नहीं ला सकते। अब हम बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता के बाद में क्या हुआ। देखिए स्वतंत्रता के बाद में यहां पर ये होता है कि भाई स्वतंत्रता के बाद में, नोट हो गया होगा मेरे हिसाब से सबका, ठीक है, मैं थोड़ा सा और बता देता हूं आपको। स्वतंत्रता के बाद में कुछ ऐसा हुआ कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा तो नहीं मिला, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि मूल संविधान में पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन लिख देता हूं भी, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि दोनों ही बातों की वकालत हो जाएगी। स्थानीय स्वशासन ही बोलना भाई इसको, ठीक है, स्थानीय शासन मत बोलना कोई भी बच्चा, स्थानीय स्वशासन। मूल संविधान में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ, संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ।
संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ का मतलब है कि जो पंचायती राज व्यवस्था वर्तमान में चल रही है, जो ढांचा चल रहा है वर्तमान में, जो व्यवस्था पूरा सिस्टम जो चल रहा है, कैसे सरपंच बन रहा है, कैसे प्रधान उप प्रधान, ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इसको कोई संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत से नहीं था ये, ठीक है। यह सिर्फ कहाँ था, आर्टिकल 40 में था। मतलब मूल संविधान में अनुच्छेद 40 में इस व्यवस्था को शामिल किया गया था। मूल संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में, मूल संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में, नीति निर्देशक तत्वों में केवल अनुच्छेद 40, ठीक है, अनुच्छेद 40 में इसका प्रावधान किया गया, ठीक है। अब इसका प्रावधान तो किया लेकिन यह बाध्यकारी नहीं था, ठीक है, प्रावधान किया गया। क्यों? क्योंकि जो यहां पर आप नीति निर्देशक तत्व देख रहे हो ये बाध्यकारी नहीं होते हैं, ये बाध्यकारी नहीं होते हैं। और जब बाध्यकारी का मतलब आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, बाध्यकारी नहीं होते। और जब बाध्यकारी नहीं होते बाध्यकारी नहीं होते नहीं है, इसका मतलब जो है अगर कोई लागू करे तो ठीक है और नहीं लागू करे तो ठीक है। और जब बाध्यकारी नहीं थे तो कहीं भी सर्वसम्मति से एक व्यवस्था नहीं बनी, ठीक है। मतलब एक व्यवस्था के रूप में इस चीज ने जन्म नहीं लिया, कहीं भी सही तरीके से नहीं लागू हुआ, ठीक है। और बहुत सारे विचार विमर्श विरोध समर्थन के बाद में आर्टिकल 40 में ही ये आया। तो कुल मिलाकर जो है एक समान संरचना का अभाव रहा। इस बात का ध्यान रखना है कि संवैधानिक दर्जे से पहले क्या है, संवैधानिक दर्जे से पहले, संवैधानिक दर्जे से पहले पूरे भारत में, ये नेट में क्वेश्चन पूछा गया था भाई, पूरे भारत में एक समान पंचायती राज का, एक समान पंचायती राज संरचना का अभाव रहा। पूरे भारत में एक समान पंचायती राज संरचना। कमेंट में कर देना कोई बच्चे के कोई सवाल हो तो मैं दे दूंगा जवाब, ठीक है। एक समान पंचायती राज संरचना का अभाव रहा, ठीक है, क्लियर होगी बात, अभाव रहा। पहली बात तो ये। अब संवैधानिक दर्जे से पहले एक समान संरचना हो ही नहीं सकती थी, ठीक है। अब यहां पर अब थोड़ी कोशिश शुरू होगी। अब संविधान तो लागू हो गया, मूल संविधान में तो नहीं था, आर्टिकल 40 में ही था। अब आर्टिकल 40 में था तो थोड़ा बहुत कोशिश की और सरकार ने कुछ सामुदायिक कार्यक्रम चलाए और फिर शुरुआत होती है किसकी, पंचायती राज की शुरुआत होती है, ठीक है। तो यहां से आगे अब जो हम पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक होगा फैक्ट एंड कमेटी रिलेटेड टू पंचायती राज, और इसको जो है हम पढ़ेंगे कल, इसे कल पढ़ेंगे, ठीक है, इसे कल पढ़ेंगे, कल की तारीख में ही पढ़ेंगे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में मैं आपके साथ में मौजूद हूँ, बिल्कुल आपके साथ में ही क्लास ले रहा हूँ, तो कोई बच्चे ने ये नहीं फील करना है, हाँ बिल्कुल सही कमेंट किया इन्होंने ठीक है। तो कल में हम लोग इसको यहीं से पढ़ेंगे और हम इसके बारे में बात करेंगे कि भारत में कौन कौन सी समितियां रही, स्टेटस क्या है, कौन से राज्य में द्विस्तरीय है, कौन से राज्य में पंचायती राज के प्रावधान लागू होते हैं नहीं होते, कौन कौन सी कमेटी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान से रिलेटेड कौन कौन सी कमेटी है, और ढांचा पूरी व्यवस्था कैसे चलती है पंचायती राज का, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, कौन किससे मिलकर बनता है, कौन किसको रिजाइन देता है, कहाँ कैसे चुनाव होता है, प्रत्यक्ष सारी बातें हम लोग करेंगे, बैठकें वगैरह सब, ग्राम सभा, वार्ड सभा, वीडियो के काम, बीडीओ के काम, डीडीओ के काम, और भी कोई टीडीओ है तो उसके भी काम, सब काम करेंगे हम, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो कल मिलते हैं वापस इसी टाइम क्लास में, इसी वक्त, तो जुड़े रहिए मेरे सभी प्यारे हमदम। तब तक के लिए सभी प्यारे दोस्तों को
जय हिंद, जय भारत,